सो हेलो एंड वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने जो कर्व होता है लोथर-मेयर का वो नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसको जाके देखिए। मैंने इसको बताया था कि इस लोथर-मेयर जो कर्व होता है, वक्र होता है, इसकी सहायता से हम मेंडलीव आवर्त सारणी को समझेंगे। तो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके इसको क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की हम बात करते हैं। दोस्तों समझना बात को ध्यान से। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये रूसी रसायनिज्ञ था, रूसी रसायनिज्ञ था। एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखो, लैंग्वेज लिखवाने का मतलब क्या होता है। तो लैंग्वेज लिखवाने का इसलिए मतलब होता है क्योंकि आपको पूरा प्रॉपर नोट्स मिल सके। साथ में मैं कोई अलग से पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैं लिखवाते हुए और आपको समझाते हुए बताऊंगा। ठीक है, देखिए तो रूसी रसायनिज्ञ कौन था दोस्तों? तो डामित्री मेंडलीव। इसका पूरा नाम क्या है? डामित्री मेंडलीव। मेंडलीव। और उन्होंने 1869 में क्या बनाया? पीरियोडिक टेबल बनाई। क्या बनाए? पीरियोडिक टेबल बनाई। ठीक है, तो रूसी रसायनिज्ञ था डामित्री मेंडलीव। उसने 1869 में पीरियोडिक टेबल बनाई। इस पीरियोडिक टेबल की हम बात करें, उन्होंने दोस्तों क्या बनाया? आवर्त सारणी बनाई। आवर्त सारणी बनाई। इस आवर्त सारणी का जो मुख्य आधार था वो था दोस्तों परमाणु भार। इसका मुख्य आधार क्या था? परमाणु भार। समझते इसको? परमाणु भार, एटॉमिक मास या वेट। तो एटॉमिक मास लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने जितने भी ज्ञात तत्व थे वो भी मैं बता देता हूं कि उस टाइम पे कितने ज्ञात तत्व थे। तो दोस्तों उस टाइम पे जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी तब जो ज्ञात तत्व थे वो ज्ञात तत्व की संख्या, ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थे। कितनी थी? 63, 63। तो उन सारे तत्वों को मेंडलीव ने, किसने? मेंडलीव ने दोस्तों क्या किया कि उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, मतलब परमाणु भारों के भौतिक और रासायनिक गुण जिनके समान हैं उनको बढ़ते हुए, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया? व्यवस्थित किया। कहने का मतलब ये है कि एक तत्व है हमारा, दूसरा तत्व है, इन दोनों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बराबर है। अब इसका परमाणु भार कम है, इसका परमाणु भार ज़्यादा है, तो पहले इसको रखूंगा फिर बाद में इसको रखूंगा। फिर उसी टाइप से इन दोनों के समान और भी तत्व होंगे, इनको वापस उसको रिपीट किया उसी के अंदर। तो वहाँ पर आपको एक पुनरावृत्ति देखने को मिलती है, एक आवर्तिता देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। तो मेंडलीव ने ज्ञात तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में रखा, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को पुनरावृत्ति दोहराते हुए, मतलब उनकी पुनरावृत्ति होती है, जैसे जैसे जिनके समान होते हैं वापस से रखा। फिर और भी तत्व हैं उनके भी समान है तो उसको वापस रखा। तो इस प्रकार से उन्होंने दोस्तों एक पीरियोडिक टेबल बनाई। क्या बनाई दोस्तों? एक पीरियोडिक टेबल बनाई। मैं इसका रफ डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखिए ऐसे उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाई। अब इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर ऐसे क्षैतिज पंक्तियाँ होती दोस्तों, ऐसे। ठीक है, क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं। तो ऐसे के ऐसे उन्होंने 7 क्षैतिज पंक्तियाँ बनाई। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी टोटल यहाँ पर क्षैतिज पंक्तियाँ बनाई दोस्तों? 7। इनको उन्होंने नाम दिया आवर्त। इनको उन्होंने क्या नाम दिया दोस्तों? आवर्त नाम दिया। आवर्त, इसको बोलते हैं पीरियड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पीरियड। और दोस्तों उन्होंने खड़ी लाइनें ऐसे कितनी बनाई यहाँ पर? तो मैं यहाँ पर इसको दर्शा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने ग्रुप बनाए दोस्तों? उन्होंने 8 ग्रुप बनाए। मैं इसको बोलता हूँ ग्रुप। तो उन्होंने क्या बोला? वर्ग, ग्रुप।
वर्ग को क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप्स और पीरियड्स, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा? ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो उन्होंने दोस्तों ऐसे मेंडलीफ ने आवर्त सारणी तैयार की जिसमें क्षैतिज लाइनें जो होती है, जो क्षैतिज लाइनें, हॉरिजॉन्टल जो लाइनें होती है ऐसे, ठीक है, आवर्त, इनको क्या नाम दिया? आवर्त नाम दिया। वो टोटल कितने हो जाएंगे? 7। और ऐसे खड़ी लाइनें उन्होंने बनाई, ऊर्ध्वाधर लाइनें कितनी बनाई? 8 बनाई। तो 8 जो खड़ी लाइनें थी उनको क्या नाम दिया उन्होंने? ग्रुप नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? ग्रुप नाम दिया, वर्ग नाम दिया। अब इसके अंदर एक चीज़ और ऐड की उन्होंने कि पीछे एक खाली डब्बा और छोड़ दिया, इसको बोलते हैं शून्य वर्ग। इसको क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग, जीरो ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप। तो जीरो ग्रुप होता है, उसमें दोस्तों उन्होंने बाद में कहा कि इसमें अक्रिय गैसें आएंगी। कौन आएगा? अक्रिय गैसें। लेकिन दोस्तों तब इनकी खोज नहीं हुई थी, तब इनकी खोज नहीं हुई थी। तो एक खाली डब्बा इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, खोज नहीं हुई थी। तो कभी कभी यहाँ पर यह भी हो सकता है दोस्तों कि 8 ग्रुप की जगह 9 ग्रुप भी आते हैं। तो 8 ग्रुप की जगह 9 ग्रुप भी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खाली स्थान एक छोड़ दिया था, जो कि बाद में यहाँ पर अक्रिय गैस आएंगे। लेकिन मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई थी तब इसकी खोज नहीं हुई थी अक्रिय गैसों की, जो किसी से क्रिया नहीं करते, जिनको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, शून्य ग्रुप भी कहते हैं। और तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63 तत्व ज्ञात थे। आई बात समझ में? इतना चीज़ तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं मेंडलीफ के जो नियम होता है उसको लिखता हूँ कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जिन जिन तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं दोस्तों, उनको परमाणु भार के हम बढ़ते क्रम में देखते हैं, रखते हैं, तो एक आपको रिपीटेशन मिलता है। आपको एक रिपीट, ये आपको पुनरावृत्ति देखने को मिलती है कि बार बार आवर्तिता आती है। ठीक है, आवर्तिता का मतलब होता है पुनरावृत्ति, कह सकते हो कि बार बार वही चीज़। आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था कल के वीडियो में कि अगर आपका वीक होता है, उस वीक में मंडे से सैटरडे तक दिन चलते हैं 6, उसके बाद संडे आता है, फिर मंडे से सैटरडे, फिर संडे आता है, मंडे से फिर सैटरडे, संडे आता है। तो संडे जो होता है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? आवर्तिता बोल सकते हैं। आई बात समझिए? पीरियोडिसिटी बोल सकते हैं। तो मैं इस नियम को लिखता हूँ। देखिए दोस्तों, इसकी मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है। देखिए, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जिनके बराबर हैं उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और बार बार ये वही चीज़ दोहराते गए, उसको बोलते हैं आवर्ती फलन। ठीक है, तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम ज्ञात तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखकर एक सारणी बनाई, जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। अब मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी होती है, उसके अंदर क्या चीज़ है, कितने आवर्त में कितने तत्व हैं, या उन आवर्त को क्या कहते हैं, और उसके अंदर भी वर्ग होते हैं, उसके अंदर भी उपवर्ग है, उसको मैं आपको यहाँ पर लैंग्वेज के माध्यम से समझाता हूँ। तो हेडिंग लगाइए नेक्स्ट, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। इस मूल आवर्त सारणी में सबसे पहले हम बात करेंगे आवर्त की। 2 भागों में इसको डिवाइड किया था, एक था आवर्त और दूसरा था वर्ग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पीरियड्स की, आवर्त की। दोस्तों, तो जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती है इसको बोलते हैं हम आवर्त। जो क्षैतिज पंक्तियाँ हैं इसको हम क्या बोलते हैं? सेतिया हो गया। क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको बोलेंगे हम आवर्त। अब इसमें टोटल कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त हैं। तो आवर्त में लिखेंगे 7 आवर्त हैं। ठीक है, एक एक आवर्त की हम बात करते जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे फर्स्ट आवर्त। फर्स्ट जो पीरियड होता है, मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश में लिखूंगा। फर्स्ट जो पीरियड होता है इसकी हम बात करें तो उसमें 2 तत्व आते हैं केवल। इसमें 2 तत्व आएंगे केवल,
एक आएगा हाइड्रोजन और दूसरा आ जाएगा हीलियम। और इसी कारण से ये सबसे छोटा आवर्त है, इसी कारण से इसको कहते हैं लघुत्तम आवर्त। इसको क्या बोलते हैं? लघुत्तम आवर्त। शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं इसको, शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं, ठीक। सेकेंड होता है और थर्ड होता है, दो आवर्त की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड व थर्ड जो पीरियड होते हैं, आवर्त होते हैं, उसके अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे 8 तत्व। कितने देखने को मिलते हैं आपको? 8 तत्व। तो यहाँ पर आपको 8 व 8 तत्व देखने को मिलते हैं, ठीक है। 8 तत्व दोनों में, इसलिए इसको बोलते हैं, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको बोलते हैं लघु आवर्त। लघुत्तम का मतलब होता है बहुत छोटा, लघु आवर्त का मतलब होता है उससे थोड़ा बड़ा, तो लघु आवर्त। इसको बोलेंगे शॉर्ट पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 4th and 5 आवर्त। कौन सा हो जाएगा? 4 और 5 आवर्त पीरियड। इसके अंदर टोटल हो जाएंगे 18 तत्व। इसके अंदर हो जाएंगे टोटल 18 तत्व, और इसलिए इसको बोलेंगे दीर्घ आवर्त, बड़ा आवर्त, दीर्घ आवर्त। इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। इसके बाद में नेक्स्ट है 6 आवर्त, 6 आवर्त, 6 पीरियड। और 6 पीरियड के अंदर टोटल जो तत्व आते हैं वो हो जाएंगे 32। कितने हो जाएंगे? 32 तत्व होते हैं, उसमें से भी 14 तत्व जो होते हैं इसको बोलते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। दुर्लभ मृदा तत्व क्या बोलेंगे इसको? रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलेंगे इसको, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं इसको। इसमें टोटल 32 तत्व हैं, इस कारण इसको हम कहते हैं दीर्घतम आवर्त। इस कारण से इसको कहते हैं दीर्घतम आवर्त। दीर्घतम का मतलब होता है बहुत बड़ा आवर्त। इंग्लिश में बोलेंगे इसको लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड। देन लास्ट हो जाएगा 7वां आवर्त, 7वां पीरियड, जो कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, मतलब अपूर्ण है, अपूर्ण है। अपूर्ण आवर्त है, बट इसके अंदर भी तत्व हो जाएंगे 19। टोटल तत्व कितने हो जाएंगे? 19 तत्व, ठीक है। क्योंकि तब ज्ञात नहीं थे तत्व तो अपूर्ण छोड़ा गया है इसको 7वें आवर्त को। तो ये तो बात होगी हम न कि पीरियड्स की बात। अब सेकंड जो है वो है ग्रुप यानी कि वर्ग। इसको देखिए, सेकंड हो जाएगा वर्ग। इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। ग्रुप्स जो होते हैं जो कि ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं। कैसी पंक्तियां हैं? ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं। कैसी है? वर्टिकल लाइन है। इसके अंदर बात करेंगे तो मैंने आपको बताया वैसे स्टार्टिंग में ही 8 ग्रुप होते हैं, बट उसके अलावा भी 9वां ग्रुप ऐड करते हैं जिसको जीरो ग्रुप कहते हैं, शून्य ग्रुप कहते हैं।
ऐड करो तो ठीक है, नहीं ऐड करो तो चलेगा। तो इसमें टोटल 8 ग्रुप होते हैं, 8 वर्ग होते हैं, और इनके अंदर 8 जो ग्रुप होते हैं उसमें भी आप देखोगे तो आपको सब ग्रुप देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब जो वर्ग हैं उसके अंदर भी उपवर्ग होते हैं, वर्ग होते हैं उसके अंदर भी उपवर्ग होते हैं। अब इसमें देखिए, इसके अंदर हम बात करें फर्स्ट, तो फर्स्ट बात ये हो जाएगी दोस्तों कि फर्स्ट जो वर्ग होता है, वर्ग फर्स्ट जो होता है इसको ऐसे दर्शाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रोमन संख्या में, ठीक है। तो फर्स्ट से लगा करके 7 तक जो भी ग्रुप होता है, वर्ग फर्स्ट से 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्गों में डिवाइड किया गया है, प्रत्येक को, ठीक है, प्रत्येक को उपवर्गों में, ये भी 2 उपवर्ग होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। कितने उपवर्ग हैं? 2 उपवर्ग, 2 ध्यान रखना इसमें। उपवर्गों को क्या बोलते हैं? सब ग्रुप बोलते हैं इसको। तो सब ग्रुप्स में विभाजित कर दिया है। और वो 2 ग्रुप कौन से होते हैं? तो वो 2 ग्रुप होते हैं ए और बी। वो 2 ग्रुप कौन से होते हैं? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ए और बी हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप से लगा करके 7 ग्रुप तक के जो भी वर्ग हैं उसको प्रत्येक को, मतलब हर एक को उप वर्गों में विभाजित किया गया है, 2 सब ग्रुप में विभाजित किया गया है। एक हो जाएगा ए सब ग्रुप और दूसरा हो जाएगा बी सब ग्रुप, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद में जो 8वां ग्रुप है, इसकी अगर मैं बात करूं, जो 8वां ग्रुप है दोस्तों, वर्ग है, उसमें टोटल आपको 9 तत्व देखने को मिलते हैं, ठीक है। टोटल 9 तत्व देखने को मिलते हैं और उनके भी 9 तत्वों को भी दोस्तों अगर देखा जाए तो इनको भी 3-3 समूह में विभाजित कर दिया है। तो ये बात होगी कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो सारी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता दी। इसके अलावा 2 पॉइंट्स रह जाते हैं, इसको मैं अभी बता दूंगा, इसको मिटा करके। बट खास बात इतना ध्यान रखो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो होती है, इस आवर्त सारणी को बनाने के लिए मेंडलीव ने दोस्तों परमाणु भार होते हैं उसके बढ़ते क्रम में रखा, ऐसी आवर्त सारणी बनाई थी, ऐसी थी। और उसमें जो भी क्षैतिज पंक्तियाँ थी जो कि 7 थी उसको आवर्त नाम दिया था, ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियाँ थी उसको वर्ग नाम दिया था। वर्ग होता है उसमें फर्स्ट से लगा करके 7 तक के जो भी वर्ग थे उनको भी उप वर्गों में विभाजित किया था। और जो भी 7वां ग्रुप था, जो 7वां वर्ग था, उसमें टोटल 9 तत्व थे और इनको भी 3-3 समूह विभाजित किया था। आवर्त की बात करेंगे तो आवर्त में आप समझ सकते हो, पहले आवर्त को हम लघुत्तम आवर्त कहते हैं, सेकेंड और थर्ड आवर्त को हम लघु आवर्त कहते हैं, 4 और 5 को हम दीर्घ आवर्त कहते हैं, और 6 आवर्त को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दीर्घतम आवर्त, बोलते हैं बड़ा, लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं इसको। और 7वां जो आवर्त होता है जो कि कैसा होता है? अपूर्ण होता है। इसको पूरी तरह से पूरी तरह से इसकी खोज नहीं की गई है। ठीक बात है यहाँ तक? ओके। तो दोस्तों ये बात थी। इसके अलावा और बात है कि जो प्रारूपी तत्व जो होते हैं, टाइपिकल्स एलिमेंट्स कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा जो भी इसके अंदर हैं उनको टाइपिकल के समान है तो उनको क्या कहा गया है, और जो टाइपिकल्स एलिमेंट्स के समान नहीं है, उससे भिन्न है, उसको क्या कहा गया है वो आपको मैं बताता हूँ। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों देखिए और क्या इसके अंदर जानकारी है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो आप इसको नोट करके लिखना, ठीक है। क्या कहता है? ये कहता है दोस्तों कि जो दूसरा आवर्त होता है, जो दूसरा आवर्त है, दूसरा पीरियड है, उसमें लिथियम से लगा करके हम देखेंगे तो लिथियम से लगा करके फ्लोरीन तक तथा तीसरे आवर्त जो होता है,
इस तीसरे आवर्त की अगर मैं बात करूं तो इसमें सोडियम से लगा करके क्लोरीन तक के तत्व, इनको कहा जाता है, इस पूरे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इस पूरे को कहा जाता है प्रतिनिधि या प्रारूपी तत्व, प्रतिनिधि या प्रारूपी तत्व। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्रेंसटेटिव और टाइपिकल्स एलिमेंट। तो आवर्त दूसरे में लिथियम से फ्लोरीन तक और आवर्त थर्ड में सोडियम से क्लोरीन तक के जो भी तत्व हैं इनको प्रतिनिधि तत्व या क्या कहते हैं? प्रारूपी तत्व, रिफ्रेंसटेटिव या टाइपिकल्स एलिमेंट्स कहते हैं। अब आगे समझना, जो वर्ग आपका ए है उसके आपने देखे उपवर्ग होते हैं, ठीक है। जो वर्ग ए होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट होता है वहाँ से लगा के मैंने बात की थी 7 तक बात की थी, तो फर्स्ट से लगा करके 7 तक के जो वर्ग होता है इसको प्रत्येक को उपवर्गों में डिवाइड किया गया है। कौन से 2 उपवर्ग हो जाएंगे? ए और बी। इसका मतलब फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, इससे लगा करके 7th ए तक आपको जाना है। ए की बात होगी तब, बी की बात होगी तब आपको फर्स्ट बी, सेकेंड बी, वहाँ से लगा करके आपको कहाँ तक जाना है? 7th बी तक जाना है। इसको बोलते हैं दोस्तों उपवर्ग। अब जो ए वाले वर्ग हैं, मतलब ये वाले जो ए वर्ग हैं, इसकी अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो वर्ग ए के तत्व प्रतिनिधि या प्रारूपी तत्व के समान आचरण करते हैं। समझना इस बात को ध्यान से। वर्ग ए के तत्व प्रतिनिधि या प्रारूपी तत्व के समान आचरण करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम दोस्तों कहते हैं सामान्य तत्व। तो उन्हें सामान्य तत्व, ये सारी बातें मेंडल की आवर्तसारणी में हो रही है, ठीक है। सामान्य तत्व कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं, कहते हैं। तो दोस्तों इसके अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल वाले जो भी उपवर्ग हैं वो हो जाएंगे दोस्तों फर्स्ट ए से लगा करके 7th ए तक, फर्स्ट ए से लगा करके 7th ए तक। तो 7th ए तक के जो भी उपवर्ग हैं उसके जो भी तत्व हैं उनको बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, सामान्य तत्व कहते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट कि वे तत्व जो प्रतिनिधि या प्रारूपी तत्व के समान आचरण नहीं करते, उससे भिन्न है, उसकी बात करें तो वे तत्व जो, इनको बोलते हैं संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं इसको। तो उन्हें बोलते हैं हम लोग संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए जो भी सब ग्रुप होगा वो कौन सा होता है? तो जो बी वाला होगा सब ग्रुप, वो जो किसके अंदर आएगा? ट्रांजिशन के अंदर आएगा। तो इसके एग्जाम्पल के लिए जो भी सब ग्रुप होगा वो हो जाएगा फर्स्ट बी से लगा करके 7th बी तक के तत्व। 7th बी उपवर्ग या सब ग्रुप होते हैं, उसके एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। और इसके अलावा भी एक और होता है जो कि मैंने ऐड नहीं किया है, 8वां वर्ग के तत्व, ठीक है। इन सारे को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि 7 तक ही हमने बात की थी और 8 छोड़ गया था, तो 8 को किस में रखेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में रखेंगे। अब इसके अलावा एक नोट पॉइंट है
कि जो हाइड्रोजन होता है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हाइड्रोजन होता है वो दो ग्रुप के समान आचरण करता है। मतलब दो ग्रुप में भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, वो समान दर्शाता है। दो ग्रुप की बात करें तो हाइड्रोजन को एक तो फर्स्ट व सेवंथ दोनों वर्ग में रखा जाएगा, या स्थिति होती है, आप लोग इसको बोल सकते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप और सेवंथ ग्रुप होते हैं उसके समान होते हैं, इस कारण से इसकी स्थिति दोनों ग्रुप के लिए होती है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए इम्पोर्टेंट बात। सो ये बात थी, इसमें हमने बात की बेसिकली कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी जो बनाई थी उसमें क्या चीज़ थी, मतलब क्या था, कितने आवर्त थे, वर्ग थे, उसमें भी क्या था, कितने तत्व थे, किसको क्या बोलते हैं, किसको प्रतिनिधि टाइपिकल्स एलिमेंट्स कहते हैं वो। अब इसके अलावा जो मेंडेलीव ने भविष्यवाणी की थी उसके पीरियोडिक टेबल को लेकर के कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे, इसको बोलते उपयोगिता, कि उन्होंने क्या उपलब्धि या प्राप्ति की थी, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा इसमें क्या दोष रहा था उसकी भी बात उस वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी उपलब्धियों के बारे में या उपयोगिता के बारे में देखेंगे और साथ में उसके दोष को भी कंप्लीट करेंगे। तो इसके दो वीडियो हो जाएंगे, ये फर्स्ट और सेकंड नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, सो आई होप को सारा समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा शोर हो रहा है।